आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग इंग्लिश के बारे में जानकारी लेंगे। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है जिसे मुझे सीखना बहुत ही ज़रूरी हो रहा है ना। जहाँ पे देखिए हर जगह इंग्लिश का प्रयोग होता नज़र आ रहा है। हम लोग हैं हिंदी भाषी और रीजनल लैंग्वेज मतलब क्षेत्रीय भाषी भी है, खोरठा, संस्कृत, अन्य भाषाओं को बोलते हैं। लेकिन अगर हमें इंग्लिश बोलना है तो हमें पहले उसे बनाना आना चाहिए, है ना। तो इंग्लिश बनाने के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ों के जान ले जो मुझे इंग्लिश बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। इंग्लिश बनाना एकदम चाय बनाना के बराबर है। अगर आप चाय बनाना जानते हैं, टी बनाना जानते हैं, तो आप इंग्लिश बनाना भी जान जाएंगे मेरा मेथड से। चाय तो पता है आपको इस चाय बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट लगता है, उसको आप जानते हैं कि सर चाय बनाने में चीनी लगता है, ठीक है, चाय पत्ती लगता है, ठीक है, दूध लगता है और पानी लगता है। साथ में हम लोग ईटीसी में और कुछ एक्स्ट्रा में डाल लेंगे, इलायची वगैरह डाल लेंगे, उस स्वादिष्ट के अनुसार होगा। तो अगर आपके सामने एक प्लेट में सब चीज़ निकाल कर रख दिया जाए तो आप पहचान जाइएगा कि कौन चीनी, कौन चाय पत्ती, कौन दूध, कौन पानी, एकदम पहचान जाइएगा। ठीक है, तो हम समझ गए कि चाय बनाने में भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर जब हम इंग्लिश बनाना यानी ट्रांसलेट करना सीखना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ ज़रूरत होगा। अगर आपको ट्रांसलेट करना सीखना है तो सबसे पहले इन चीज़ों का जानना ज़रूरी है जो इंग्लिश बनाने में मदद करता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप चाय में सारा इंग्रेडिएंट तत्व पदार्थ को जानते हैं कि क्या क्या लगता है, तो इसी तरह आपको इंग्लिश में भी जानना ज़रूरी है। तो इंग्लिश में भी इंग्लिश को बनाने में भी चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, एक पड़ता है सब्जेक्ट का, दूसरा पड़ता है वर्ब का, तीसरा पड़ता है ऑब्जेक्ट का और चौथा पड़ता है कंप्लीमेंट का। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कर्ता, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्म और इसको बोलते हैं पूरक। ठीक है, हम क्या बताएं, अगर आप चाय बनाने में चार चीज़ों की जरूरत लाते हैं, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश बनाने में भी चार चीज़ लगता है। फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकेंड वर्ब, थर्ड ऑब्जेक्ट, फोर्थ कंप्लीमेंट। अगर आप भी चाय के जैसे इंग्लिश बनने वाले चीज़ों को पहचान जाएंगे तो आप इंग्लिश बनाना सीख जाएंगे। हम क्या बोलें, इंग्लिश बनाना चाय बनाना के बराबर है ना। तो आइए समझते हैं थोड़ा सा डीपली। चाय बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है। ठीक है, तो चाय बनाने में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है। अगर आपको चीनी मिल जाए, दूध मिल जाए, पानी मिल जाए तो क्या चाय बन जाएगा? नहीं सर, शरबत बन जाएगा। दूध मिल जाए, चीनी मिल जाए, ठीक है, तो क्या बनेगा? तो मीठा दूध बन जाएगा, है ना। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ठीक है, अगर पानी भी मिल जाए, दूध मिल जाए, है ना, और चाय पत्ती मिल जाए तो भी मेरा चाय बन जाएगा। चीनी मिल जाए, चाय पत्ती मिल जाए, पानी मिल जाए तो भी चाय बन जाएगा, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या दिख रहा है? चाय पत्ती। क्या दिख रहा है? चाय पत्ती, टी लिप्स, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या दिख रहा है चाय बनाने में? चाय पत्ती। ठीक उसी प्रकार से आपको इंग्लिश बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वर्ब। क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट? क्या है? वर्ब, है ना। तो अभी हम क्या बोले, अगर चाय बनाने में अगर आपको सारा इंग्रेडिएंट आपको पता है कि कौन सा चीज़ सबसे पहले पहचानने तो आना चाहिए। तो आइए आप समझते हैं एक एक करके कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, है ना, वर्ब को कैसे पहचानते हैं और कंप्लीमेंट को कैसे पहचानते हैं। तो सबसे पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वर्ब को ही समझते हैं, वर्ब को पहचानने का रूल समझते हैं। बैक टू बैक वीडियो आएगा और सब में हम एक एक करके बताएंगे एग्जाम्पल के साथ। तो आइए वर्ब को समझते हैं। क्रिया का मतलब क्या होता है? काम। क्या होता है? काम। ठीक है, तो नॉर्मली अपने भाषा में काम कहते हैं, है ना। एकदम अपने भाषा में समझने का प्रयास कीजिए। इसमें सेंटेंस क्या होगा, है ना, या तो अपना भाषा में इसको हम रूल बोल देंगे ना, नियम क्या होगा, कैसे पहचानेंगे वर्ब को। तो इसका तरीका क्या है कि सेंटेंस मीन्स वाक्य, अगर वाक्य में जिसके साथ ना, ने, नी लगा हो
लगा हो वह वर्ब मीन्स क्रिया होता है। ठीक है, हम क्या बोले कि सेंटेंस में जिसके साथ क्या लगा हो, ना ने नी लगा हो, वही क्या होता है, वर्ब होता है। एग्जाम्पल, मुझे जाना है। ठीक है, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखे, एक वाक्य लिखे, मुझे जाना है, तो इसमें क्रिया कौन है, तो देखिए सर ना ने नी कहाँ आ रहा है, तो ना ने नी यहाँ ना ये हो जाएगा वर्ब। ठीक है, आपको आज इंग्लिश सीखना है। तो बताइए यहाँ पे वर्ब कौन होगा, तो सर ना यहाँ लिखा हुआ है, ये हो जाएगा वर्ब। ठीक है, तो नॉर्मल सा बात है कि जिसके साथ क्या लगा हो, ना ने नहीं लगा हो, वो क्या होता है, वर्ब होता है। ठीक है, इससे और थोड़ा डीपली जाके समझते हैं, क्या सिर्फ ना ने नी के रूप में होता है क्रिया। तो अब क्रिया का रूप को समझते हैं, उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। मैंने अभी एक कैप लगाया है ना, दिस इज इंडियन आर्मी कैप। अगर हम इस कैप को पहन ले तो क्या लगेगा कि नहीं सर इंडियन आर्मी का आदमी है ना, एक इंडियन आर्मी। ठीक है, अब इस कैप को रिमूव करके हटा करके अभी अगर हम इस कैप को पहन ले तो मेरा रूप क्या, एक जोकर का सामान का हो जाएगा, है ना। लेकिन मेरा मूल रूप क्या है, मेरा मूल रूप यही अर्जुन सर है ना। तो अगर इस दोनों को कैप को लगा करके हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट डिफरेंट रूप में बदल सकते हैं, तो क्या क्रिया का अलग अलग रूप नहीं होता, यस सर क्रिया का रूप होता है। किसमें, हिंदी में समझना, अभी हम इंग्लिश में हिंदी में समझे। तो क्रिया का इस प्रकार से मेरा दो रूप अभी बना, उसी प्रकार से क्रिया का दो रूप होगा, एक होगा मूल रूप होगा और एक होगा अन्य रूप। ठीक है, हम यहाँ हिंदी ग्रामर नहीं पढ़े, हिंदी ग्रामर की चीज़ों को पढ़ रहे हैं जो इंग्लिश ग्रामर में मुझे मदद करेगा, है ना। तो हिंदी में अगर क्रिया का रूप देखेंगे, दो रूप देखेंगे, एक देखेंगे मूल रूप, एक देखेंगे अनुरूप। मूल रूप क्या होता है कि जब क्रिया प्लस जब क्रिया के पास ना ने नी लगा हो तो क्या मूल रूप, क्या है मूल रूप। अन्य रूप क्या होता है, जब क्रिया में ना ने नी हटा हो, मतलब ना ने नी हटा हो, मतलब इसी को हम लोग धातु बोलते हैं। अगर हिंदी ग्रामर पढ़िएगा इसको धातु बोलते हैं। या क्रिया हो और क्रिया में ना ने नी के अलावा अन्य वर्ण लगा हो, अन्य वर्ण मतलब आज से लेकर आज्ञा तक वर्ण होता है। तो क्या बोले, ना ने नी के अलावा कोई अन्य वर्ण लगा हो, जैसे जाना, तो जाना एक मेरा मूल रूप है, क्यों, ना लगा हुआ। इसका अगर अन्य रूप बदलते हैं तो जा लिख दें, यानी कि ना को हम रिमूव कर दिए, हटा दिए। या देखिए जा और ता लगा दे, जाता हो गया, जाती हो गया, गया हो गया, गई हो गया। सब किसका, इसका अन्य रूप, क्या है इसका अन्य रूप, है ना। जैसे देखिए आना का क्या हो गया, आ हो गया, आती हो गया, आऊंगा हो गया, है ना, आएंगे हो गया, है ना, आया हो गया। सब क्या इसका अन्य रूप है। तो अब और ज़्यादा डीपली में समझ गए कि क्रिया को कैसे पहचानेंगे, या तो मूल रूप में होगा या अन्य रूप में होगा। अब हम लिखते हैं सेंटेंस और आपको पहचानना है, जैसे राम आम खाता है, तो इसमें क्रिया कौन है, तो सर खाना एक क्रिया है। क्यों, क्योंकि खाना का ही अनुरूप खाता बना हुआ है, तो ये क्रिया है ना। तो देखिए, तो जरूरी नहीं कि आपको नाने ने ही मिलेगा, नहीं, अगर नाने ने लो तो उसी का अनुरूप वाला क्रिया मिलेगा। जैसे अभी हम कैप लगाने के बाद इंडियन आर्मी बन गए थे, कैप लगाने के बाद एक जोकर के समान बन गए थे, कैप हटाने के बाद एक मूल रूप में हो गए। तो उसी प्रकार से हम, ठीक है, कि क्रिया का भी अन्य रूप में होता होगा सेंटेंस में, और आप पहचान जाएंगे। कोई भी सेंटेंस लिखिए, दुनिया कितना बड़ा सेंटेंस लिखिए, कितना छोटा लिखिए, उसमें क्रिया पहचान जाइएगा। जैसे मैं आपको इंग्लिश सिखाता हूँ, तो बताइए इसमें क्रिया कौन होगा, तो सिखाना, सिखाता, सिखाना का ही अन्य रूप है, बन गया। ठीक है, मैं आऊंगा, इसमें क्रिया कौन है, नाने नहीं तो लगा, हाँ इसका अनुरूप लगा हो, आऊंगा क्रिया हो गया। वह सोया है, वह
सोया है, तो क्रिया कौन है? सोना, सोया, क्योंकि सोना से बना हुआ सोया, तो ये क्रिया हो गया। ठीक है, आप लाइक करते हैं, लाइक करते हैं, तो लाइक करना ये क्या? क्रिया है ना। तो देखिए, अब कोई भी सेंटेंस हो, आसानी से आप क्रिया को आप पहचान सकते हैं हिंदी के सेंटेंस में। तो अगर आप हिंदी के सेंटेंस में ही पहचानना सीखेंगे, हम क्या बोले, आप इंग्लिश बनाना सीखने वाले। जो चीज़ बना के खाया जाता है, जो चाय आप बना के खुद से पीजिएगा, वो उसमें मज़ा ज़्यादा आएगा। तो अगर आप इंग्लिश बना के बोलेंगे तो हर चीज़ को समझ पाएंगे। तो इंग्लिश बनाने के लिए आपको इंग्लिश के जो वस्तु है, इंग्रेडिएंट है, उसको समझना होगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़, हम लोग वर्ब को समझ रहे हैं, तो हिंदी में हम समझ गए कि हिंदी के कितना बड़ा भी सेंटेंस लिखा हो, उसमें वर्ब पहचानने का एक ही रूल्स है, जिसके साथ ना नहीं लगा हो या तो उसी का अनुरूप पड़ा हो, मतलब क्रिया यानी काम हो, और काम का या तो मूल रूप मिले या तो अन्य रूप मिले। अगर ये दोनों बात समझ गए तो आप क्रिया को हिंदी में पहचान जाएगा। तो अब आपके पास सेंटेंस रखा हुआ है, आप आराम से उसमें से पहचान सकते हैं। जैसे मैं आज रात में सो जाऊंगा, तो इसमें क्रिया क्या है, आप कमेंट बॉक्स में लिखेगा। ठीक है, और ऐसे सेंटेंस को आप कॉपी में लेकर प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए अब थोड़ा सा और वर्ब को, क्रिया को समझते हैं। अब इंग्लिश के लेवल से समझते हैं हम लोग। आइए अब क्रिया को इंग्लिश के रूप में समझते हैं, है ना, इंग्लिश के रूप में। अभी हिंदी रूप में समझे थे, अब इंग्लिश रूप में समझेंगे। सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। तो इंग्लिश रूप में हम लोग क्रिया को, ठीक है, हम इसका पहले इसका हम लोग प्रकार समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? प्रकार, है ना। प्रकार बोलिए या तो रूप बोलिए, ठीक है। तो इसको दो रूप में समझते हैं, एक वो मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब मुख्य क्रिया के रूप में, ठीक है, और एक समझेंगे हम लोग, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया रूप में, सहायक क्रिया। ठीक, देखिए मुख्य क्रिया क्या होता है, जो भी जितना भी वर्ब सीखें, है ना, यानी एक्शन वर्ड सीखें, वो सारा क्या है मेरा? मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब। अब सहायक क्रिया समझते हैं। तो हिंदी के ग्रामर, हिंदी के सेंटेंस में और इंग्लिश सेंटेंस में कुछ सहायक क्रिया, मतलब सहायता प्रदान करता है, उसको हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे समझिएगा, टाइम, टाइम मेरे पास तीन तरह का होता है, एक प्रेजेंट टाइम होता है, एक पास्ट टाइम होता है, और एक फ्यूचर टाइम होता है ना। अब ये लोग टाइम को थोड़ा समझ लें, इससे ज़्यादा सहायक क्रिया समझ में आए। इसको हिंदी में हम लोग वर्तमान बोलते हैं, इसको भूत बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? भविष्य बोलते हैं। ठीक है, चलिए। तो वर्तमान में सहायक क्रिया क्या होता है? हैं, हूँ, हो होता है। ठीक है, इसका क्या होता है? था, थे, थी होता है। तो इसमें क्या होता है? गा, गे, गी होता है। ठीक है, अब समझिए, इसका जब इंग्लिश का बात करेंगे तो इज, एम, आर कहीं लगाएंगे, इसका वाज, वर लगाएंगे, इसको वेयर नहीं वर पढ़ना है। इसमें क्या लगाएंगे? साइल बी लगाएंगे, विल बी लगाएंगे, और क्या लगाएंगे? सुनिए, हम लोग हैव और हैज लगा लेते हैं, इसमें हैड लगा लेते हैं, फिर इसमें साइल और विल के साथ हैव लगा लेते हैं। तो सारे चीज़ों क्या बताएगा? मुझे सहायक क्रिया के रूप बताएगा, है ना। तो हिंदी में सहायक क्रिया कैसे पहचानेंगे? हैं, हूँ, हो से, था, थे, थी से, गा, गे, गी से। वही इंग्लिश में इज, एम, आर, वाज, वर और सैल बी, विल बी, हैव, हैज, हैड और विल हैव, सैल हैव से हम लोग पहचान पाएंगे इंग्लिश के क्रिया, है ना, इंग्लिश के क्रिया। आइए मेन क्रिया, है ना, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब जो होता है वो एक्चुअली वर्ब, एक्शन वर्ड, जितना भी एक्शन वर्ड जो अभी सीख रहे थे हम, सारा क्या है? क्रिया, मुख्य क्रिया है। जैसे जाना, आना, खाना, बोलना, सब क्या है? मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है। अब इसका भी अलग अलग फॉर्म बांटा जाता है। क्या बताया जाता है इसको? फॉर्म। क्या बताया जाता है? तो फॉर्म, तब वर्ब का फॉर्म V1 से लेकर के V5 फॉर्म तक लिखा गया है ना। जो V1 फॉर्म को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? प्रेजेंट फॉर्म, या तो बेस फॉर्म बोलते हैं, या तो प्लूरल फॉर्म बोलते हैं। थोड़ा सा बात ग्रामेटिकल समझिएगा, फॉर्म। ठीक है, V2 फॉर्म को बोलते हैं हम लोग पास्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं? पास्ट फॉर्म। ठीक है, V3 को बोलते हैं हम लोग पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। देखिए, हिंदी के साथ धीरे धीरे हम इंग्लिश ग्रामर को घुसा देंगे और आप आसानी से सीख पाएंगे। पास्ट पार्टिसिपल, या तो उसको परफेक्ट फॉर्म भी बोलेंगे हम लोग। ठीक है, B4 यहाँ बताते हैं। B4 को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस फॉर्म। B5 को हम लोग बोलेंगे, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म। क्या बोलेंगे? सिंगुलर फॉर्म। याद रखिएगा, वर्ब का भी दो फॉर्म होता है, एक होता है सिंगुलर फॉर्म, एक प्लूरल। वर्ब भी दो प्रकार, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। थोड़ा सा ग्रामेटिकल फॉर्म समझ जाइए कि V4 को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो जब मुझे इंग्लिश
बनाना है तो मुझे सारी चीज़ों का नॉलेज होता है। इसलिए हम वर्ब का सारा पूरा एकदम निचोड़ दे रहे हैं आपको, ठीक है, कि वर्ब को हिंदी में कैसे समझेंगे, इंग्लिश में कैसे समझेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने में क्या है। तो इंग्लिश में मेन जो होता है सब्जेक्ट और वर्ब ही होता है, ऑब्जेक्ट तो अपना जगह पे रहता है ना, वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मेरे पास, वर्ब है। क्या है, वर्ब है, इसलिए वर्ब को समझ गए। अब थोड़ा सा ग्रामेटिकल का छोटा सा एक नियम बताते हैं। पहला नियम ग्रामेटिकल का, उसको समझिएगा, ठीक है। रूल वर्ब का इंग्लिश कैसे लिखते हैं उसको समझते हैं ना, सुनिए ध्यान से। तो जब क्रिया का मूल रूप, अब बताइए मूल रूप क्या होता है। तो क्रिया प्लस ना ने नी, इसको मूल रूप कहते हैं। इसका इंग्लिश वर्ड यानी वर्ड को, इसको वोकैबुलरी कहते हैं। वो क्या है, इंग्लिश वर्ड को वोकैबुलरी कहते हैं, वोकैबुलरी कहते हैं, है ना। तो इंग्लिश वर्ड लिखने से पहले क्या बोले, लिखने से पहले टू लगाते हैं, टू लगाते हैं। पहला ट्रांसलेशन हम आपको सिखा रहे हैं, पहला इंग्लिश बनाना सीख रहे हैं, ठीक है, कि वर्ब का भी इंग्लिश बनाना सीखते हैं। तो वर्ब का जब मुझे मूल रूप क्या हो, मूल रूप हो, तो जब भी उसका इंग्लिश उसके पहले टू लगाएं। जैसे देखिए जाना, तो जाना का इंग्लिश क्या, टू गो बोलना है आपको। क्या बोलना है, टू गो, क्योंकि मूल रूप है। हाँ, जा, जाती, गई, इसका इंग्लिश टू गो लिखना जरूरी नहीं। इसका इंग्लिश अकॉर्डिंग टू वर्ब फॉर्म V1 से V5 होगा, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू टाइम। तो इसी चीज को सबसे पहले रूल हम सिखाएं क्या, कि ना के ग्रुप में टू गो लगाएंगे, और अन्य रूप में तो हम लोग टू गो नहीं लगाएंगे, उसमें हम लोग वर्ब फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे आना, तो आना का इंग्लिश क्या होगा, टू कम। क्या होगा, टू कम। जैसे बोलना, तो बोलना का इंग्लिश क्या होता है, स्पीक। तो स्पीक नहीं बोलना है आपको, आपको बोलना है टू स्पीक। क्या बोलना, टू स्पीक। सुनना, टू लिसन। तो फर्स्ट ग्रामेटिकल रूल है, फर्स्ट आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन सिखाएं कि जब भी इंग्लिश में वर्ब का मूल रूप हो, है ना, जब भी हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी से और वहाँ मूल रूप आ रहा हो, तो हम लोग टू प्लस वर्ब लगाते हैं। देखिएगा आप, जब हम लोग नॉर्मली ऑक्सफोर्ड का बुक पढ़ते हैं तो ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन में जितना भी वर्ब लिखा हुआ उसके पहले टू लगा कर लिखा हुआ। तो यही सबसे पहला मेरा रूल्स बना इंग्लिश स्पोकन के लिए, कि जब मेरा वर्ब का मूल रूप हो और उसका इंग्लिश लिखना तो टू लगाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा वर्ब का एक बेसिक वीडियो था। इससे के बाद अब सब्जेक्ट का वीडियो आएगा।